हेलो गाइस, दिस इज़ नीरज कुमार गर्ग फ्रॉम जीपीसी बूंदी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली रेक्टिफायर्स होते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो रेक्टिफायर्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। रेक्टिफायर्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यह डीसी प्योर डीसी नहीं होती है। यह डीसी प्योर डीसी नहीं होती है। तो ये डीसी कौन सी होती है? वह जिसमें डीसी प्लस एसी दोनों कंपोनेंट होते हैं, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म। तो इस तरह की जो वेवफॉर्म होती है इनको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। तो हमने क्या देखा कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो क्या आता है? डीसी प्लस एसी कंपोनेंट दोनों होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी कंपोनेंट। इट मीन्स प्योर डीसी आउटपुट नहीं आता है। अब बेसिकली रेक्टिफायर्स को काम में कहाँ लेते हैं? जैसे पावर सप्लाईज में। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पावर सप्लाई का। एग्जाम्पल लिया हमने पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होती है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करती है? इनपुट एसी पावर को आउट डीसी पावर में कन्वर्ट कर देती है। डीसी पावर में बदल देती है। तो इनपुट एसी पावर को ये डीसी पावर में कन्वर्ट कर देती है। इनपुट एसी पावर, तो पावर सप्लाई कहाँ पर काम में ली जाती है? जैसे मोबाइल जो चार्जर्स होते हैं, क्योंकि मोबाइल चार्ज करते हैं अपन वो डीसी यूज करते हैं। लेकिन घरों में अपने क्या आती है? अपने घरों में आती है एसी। घरों में एसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट। और ये एसी क्या होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। क्या होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ होती है। 220 वोल्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज, और 50 हर्ट्ज़ होता है इसको हम बोलते हैं लाइन फ्रिक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज और इसको हम बोलते हैं लाइन फ्रिक्वेंसी। तो मोबाइल चार्जर क्या करता है कि जो हमारा मोबाइल चार्ज होता है उसमें जो घरों में आने वाली एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अपना मोबाइल चार्ज होता है। तो पावर सप्लाई बेसिकली क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो पावर सप्लाई में अपनी 3 चीज़ें होती हैं। पहली, ये तो अपना कोई भी इनपुट सिग्नल है। इसको सबसे पहले हम रेक्टिफायर पर लगाते हैं। इनपुट सिग्नल रेक्टिफायर्स पर लगाया जाता है। तो रेक्टिफायर का आउटपुट क्या आता है? पल्सेटिंग डीसी आउटपुट आता है, जिसमें एसी प्लस डीसी कंपोनेंट आता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया। फिर इसको हमको लगाया जाता है फिल्टर पर। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो इनपुट सिग्नल है, जो एसी है, इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। पावर सप्लाई क्या कर रहा है? इनपुट एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमको ये एसी पावर डीसी में कन्वर्ट करनी है। इसके लिए हमने सबसे पहले रेक्टिफायर लगाया। रेक्टिफायर ने क्या किया? जो इनपुट एसी सिग्नल था उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया। पल्सेटिंग डीसी मतलब जिसमें एसी प्लस डीसी कंपोनेंट है, लेकिन हमको चाहिए केवल डीसी कंपोनेंट। एसी को हमको हटाना है, तो हमने क्या यूज किया? फिल्टर ने क्या किया कि जो एसी प्लस डीसी कंपोनेंट था इसको अपन ने बदल दिया फ्लक्चुएटिंग डीसी वेवफॉर्म में। इट मीन्स इसमें कुछ इस प्रकार की वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म है। जैसे हमारा ये मान लो ये अपना वोल्टेज है और ये कुछ वेवफॉर्म इस प्रकार की है, जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आ रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? फ्लक्चुएटिंग डीसी। अब हमको चाहिए कांस्टेंट डीसी या रेगुलेटेड डीसी। तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं? यहाँ हम लगा देते हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट डीसी आउटपुट, या इसको हम बोलते हैं रेगुलेटेड डीसी आउटपुट। अब हम वेवफॉर्म में देख लेते हैं कि वेवफॉर्म में अपना आउटपुट इनपुट एसी कैसे आउटपुट डीसी में बदलता है। इनपुट एसी सिग्नल होता है अपना कुछ इस प्रकार का। हमने मान लिया ये है अपना कुछ टी, और ये है अपना जो इनपुट सिग्नल है अपना, जो इनपुट दे रहे हैं। और ये वेवफॉर्म है अपनी BM sin ω0t। इसको हमने देख लिया VI, ये कुछ ऐसी है BM sin ω0t। हम इसको लिख सकते हैं BM sin अल्फ़ा। हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी किस तरह कन्वर्ट होती है? पल्सेटिंग डीसी में कुछ इस प्रकार की वेव फॉर्म आती हैं।
पल्सेटिंग डीसी कुछ इस आपकी वेवफॉर्म आती है जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट है। अब हमें कैसे पता लगा इसमें एसी कंपोनेंट भी है या डीसी कंपोनेंट है? देखो ये अपनी जो स्थिति है इसको बार बार रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है, और पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी है वो एसी की आती है। तो ये इसलिए तो इसमें एसी कंपोनेंट है क्योंकि ये वेवफॉर्म पीरियोडिक है। सेकंड चीज़, इसका जो एवरेज जो वोल्टेज है वो जीरो नहीं है। एवरेज डीसी एवरेज आउटपुट है या एवरेज जो डीसी वोल्टेज है इसका वो जीरो नहीं है, इसके कारण इसमें डीसी कंपोनेंट है। फिल्टर ने क्या किया, पल्सेटिंग डीसी को फ्लक्चुएटिंग डीसी में बदल दिया जो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। अब आता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर ने क्या, कांस्टेंट डीसी आउटपुट बदल दिया। इधर जगह नहीं होने के कारण हम इसका डायग्राम यहाँ बना देते हैं। तो ये होता है कांस्टेंट डीसी आउटपुट, या हम इसको बोल सकते हैं रेगुलेटेड डीसी आउटपुट। तो रेगुलेटेड डीसी आउटपुट का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट जो हमें चाहिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है अपना प्योर डीसी सिग्नल। तो इस तरह ये पावर सप्लाई अपनी काम करती है। हम अब वापस आते हैं रेक्टिफायर्स पर। तो रेक्टिफायर को हमने देख लिया है कि ये एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो रेक्टिफायर अपने दो प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर अपने दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना लो वोल्टेज रेक्टिफायर, पहला होगा अपना लो वोल्टेज रेक्टिफायर, एंड दूसरा होगा अपना हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। देखो लो वोल्टेज जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो डायोड से बनाए जाते हैं। इनको किससे बनाया जाता है, डायोड से इनको बनाया जाता है। और जो हाई तो डायोड से बनाया जाता है, और इनका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, इनका जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज लो होता है। जो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से ये SCR से बनाए जाते हैं। ये किससे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से बनाए जाते हैं, SCR से बनाए जाते हैं। और इनका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, वो तो हाई होता है। तो हाई आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम आता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपन लो वोल्टेज जो उन डिवाइस को पढ़ते हैं जिनका आउटपुट वोल्टेज लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लो वोल्टेज पर काम करते हैं। अब जो लो वोल्टेज रेक्टिफायर्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं। पहला होता है HWR, हाफ, जिसको बोलते हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर। और नेक्स्ट होता है, एक होता है अपना फुल वेव रेक्टिफायर FWR। ये होता है अपना फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, जिसमें जो ट्रांसफ़र होता है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है। और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है अपना ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो ये है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर HWR। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डायग्राम होता है, हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। ये अपना ट्रांसफॉर्मर है, ये अपन ने एक डायोड लगा दिया, क्योंकि हमने बताया है कि जो अपने लो वोल्टेज रेक्टिफायर्स है उनका फॉर्मेशन डायोड से होता है। तो अपन ने डायोड लगा दिया, और ये अपना एक लोड रेजिस्टेंस, और ये अपन ने सर्किट क्लोज कर दिया। तो ये है अपना लोड रेजिस्टेंस, ये है अपना डायोड, ये है अपना जहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। इनपुट वोल्टेज है अपना ये VI इनपुट वोल्टेज है। ये कितना है, 220 वोल्ट RMS और 50 हर्ट्स। ये है अपना ट्रांसफॉर्मर है। तो लो वोल्टेज रेक्टिफायर में जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो होता है अपना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं। हाई वोल्टेज जो रेक्टिफायर्स होते हैं उसमें अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो हाई इनपुट वोल्टेज को ये लो आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, आउटपुट वोल्टेज को लो कर देता है। और जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, लो इनपुट वोल्टेज को ये हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट
हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हम जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं वो अपना लो वोल्टेज रेक्टिफायर है, तो हम इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम इसमें यूज करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इसमें होते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, ये होती है अपनी द्वितीयक कुंडली, और इनमें होती है घेरे की संख्या। तो इन घेरों की संख्या को बोलते हैं N1/N2। N1 क्या है अपना प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या, N2 क्या है अपना द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या। अब चूंकि अपना ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होने की वजह से हमेशा N1 इज ग्रेटर देन N2 होगा। इस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर है उनमें N1 इज ग्रेटर देन N2 होगा। अगर ये हम हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं और तो हमें ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? N1 इज लेस देन होता है N2। तो अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं वो क्या है अपना, जिसमें N1 N2 से ज़्यादा होगा। जब N1 प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से ज़्यादा होगी तो जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं जो अपने इनपुट जो वेवफॉर्म है, इनपुट अपना कौन सा सिग्नल है? AC सिग्नल। तो अपनी वेवफॉर्म क्या होगी? इनपुट वेवफॉर्म कुछ ऐसी होगी। ये कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल है अपना, ये लो, ये है अपना अल्फा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ω0t, और ये है अपना BI इनपुट वोल्टेज। तो BI क्या होगा यहाँ पर? BM sin ω0t। तो ये है अपना इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। हियर ये जो BM sin ω0t है, इसमें BM क्या चीज़ है? इसमें BM होता है पीक वोल्टेज। BM होता है अपना पीक वोल्टेज, ω0 होता है अपना 2πf0। ये इसको बोलते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। और ये होती है अपनी रेडियन पर सेकंड में। अब हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो कुछ इस प्रकार का है। तो आउटपुट सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या आना चाहिए? ये अपना डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हम लेते हैं इनिशियली केस 1 अपन ने लिया। तो केस 1 के केस में क्या आएगा? जब डायोड फॉरवर्ड वाइज स्थिति में है। यदि डायोड फॉरवर्ड वाइज स्थिति में है, इट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब हम दोबारा एक बार डायग्राम को देखते हैं। हमारा ये इनपुट वोल्टेज है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ये इनपुट वोल्टेज यहाँ भी दिखेगा, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ये इनपुट वोल्टेज यहाँ भी दिखेगा, बट ये वोल्टेज इससे थोड़ा सा कम होगा, जब ये इनपुट वोल्टेज है तो दो स्थिति। अब हम लिखते हैं पॉजिटिव साइकिल। जब हमारा पॉजिटिव साइकिल है केस 1 में जब है अपन इसको लिख देते हैं पॉजिटिव। ये है अपना जब पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल के केस में क्या होगा? ये अपना प्लस माइनस होगा, ये भी अपना प्लस माइनस होगा। इट मीन्स प्लस का मतलब क्या है? ये डायोड का P सिरा है, ये डायोड का N सिरा है। जब डायोड का पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो डायोड फॉरवर्ड वाइज स्थिति में होगा। इट मीन्स डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब हम वापस केस 1 पे आते हैं कि जब डायोड ये पॉजिटिव साइकिल है, डायोड फॉरवर्ड स्थिति में, इट मीन्स शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये अपना हो जाता है कुछ इस प्रकार का। जो अपना ट्रांसफॉर्मर का जो डायग्राम है, डायोड अपना शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये कुछ अपना लोड रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है जो अपन ने अप्लाई किया है, यहाँ पर भी इनपुट वोल्टेज है प्लस माइनस, और यहाँ पर है अपना लोड रेजिस्टेंस। तो चूँकि करंट ये सारा वोल्टेज जैसे कैसे यहाँ आ जाएगा, तो RL लोड रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आएगा ये अपना आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा। तो आउटपुट वोल्टेज अपना क्या आ जाएगा? ऐसे कैसे BM sin ω0t या BM sin अल्फा, ये ऐसे कैसे आउटपुट आ जाएगा। अगर हम बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड हम बात करें जब ये नेगेटिव साइकिल है। जब ये नेगेटिव साइकिल होगा तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये डायोड ओपन सर्किट में हो जाएगा, क्योंकि केस सेकंड जब डायोड रिवर्स बायस स्थिति में है, और रिवर्स बायस स्थिति में ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा बीच में, ये अपना लोड रेजिस्टेंस है।
जब सर्किट यहाँ पर अपना जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था, यहाँ पर N1 रेशियो N2 वाइल N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ये अपना इनपुट वोल्टेज यहाँ है। लेकिन ये अब नेगेटिव साइकिल के केस में ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव होने के कारण डायोड का पी सिरा नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में होने के कारण ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होते ही ये सर्किट ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो आउटपुट वोल्टेज अपना जीरो आएगा। इस स्थिति में अपना आउटपुट वोल्टेज जीरो आएगा। अब यदि हम इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहें, अब आगे हमें इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की वेवफॉर्म किस प्रकार की होगी, ये देखिए। ये है अपना साइनोसॉइडल इनपुट, जो कि हमने इनपुट अप्लाई किया था इस पर। ये अपना टी है, ये अपन इसको अल्फ़ा बोल सकते हैं, अल्फ़ा। और ये है अपना इनपुट, वी आई इनपुट। हम इसी में नीचे ड्रॉ कर देते हैं। ये है अपना वेवफॉर्म आउटपुट की। ये है 0 से पाई, ये 2 पाई, ये आता है 3 पाई, फिर आ जाएगा ये 4 पाई। तो हम 0 से पाई, जब 0 से पाई है वेवफॉर्म 0 से पाई, इट मीन्स ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव के केस में अपना आउटपुट क्या आ रहा था, पॉजिटिव के केस में आउटपुट आ रहा था अपना BM साइन ओमेगा नॉट टी। इट मीन्स जो इनपुट था ऐसे कैसे ही सारा आउटपुट पर आ रहा था। तो हम इस वेवफॉर्म को भी एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं। जब ये नेगेटिव साइकिल अपना आया, तो नेगेटिव साइकिल के केस में अपना आउटपुट क्या आया, 0। इट मीन्स यहाँ पर ये वेवफॉर्म कुछ ऐसी होगी, 0 आउटपुट होगा। और वापस पॉजिटिव साइकिल केस में ये, फिर ये 0, वापस इस तरह से ये रिपीट होती है, ये रिपीट होती रहेगी। इट मीन्स इस वेवफॉर्म, अब ये वेवफॉर्म पीरियोडिक तो है, ये वेवफॉर्म पीरियोडिक तो है, लेकिन ये वेवफॉर्म यूनिडायरेक्शनल है। पहले वाली जो वेवफॉर्म थी वो पहले पॉजिटिव में थी, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका जो एवरेज आ रहा था, जो एवरेज डीसी वोल्टेज था वो भी 0 था। वेवफॉर्म पीरियोडिक थी। तो पीरियोडिक वेवफॉर्म तो ये भी है, लेकिन इसमें जो इसका एवरेज डीसी आउटपुट है वो 0 नहीं है, क्योंकि इसमें केवल सारे के सारे पॉजिटिव साइकिल्स हैं, नेगेटिव साइकिल्स तो है ही नहीं। इसलिए इसमें AC प्लस DC दोनों कंपोनेंट समाहित है। इसलिए हम इस वेवफॉर्म को बोलते हैं पल्सेटिंग DC वेवफॉर्म, पल्सेटिंग DC वेवफॉर्म। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या आता है, पल्सेटिंग DC वेवफॉर्म। अब हम जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के प्रॉपर्टीज़ की। तो अब हम वापस एक बार वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट था अपना, ये कुछ इनपुट था और ये कुछ इसका आउटपुट है। इट मीन्स ये 0, ये पाई, 2 पाई, यहाँ से 3 पाई, 4 पाई, तो ये आएगा 0 से पाई, फिर यहाँ पर आगे 2 पाई, फिर 3 पाई। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। तो ये था अपना आउटपुट वेवफॉर्म, ये थी अपनी इनपुट वेवफॉर्म। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आउटपुट DC करंट। तो आउटपुट DC करंट क्या होती है, एक तरीके से एवरेज करंट। आउटपुट DC करंट क्या होती है अपनी, एक तरह की एवरेज करंट। तो आउटपुट DC को हम लिख देते हैं IDC बराबर क्या होती है, टोटल करंट अपॉन एरिया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई, 0 से 2 पाई V0 D अल्फ़ा, V0 D अल्फ़ा हम कर देते हैं। तो ये हो जाता है 1/2 पाई, 0 से पाई, क्योंकि ये दो पार्ट में 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई तो 0 है, तो 0 से पाई V0 D अल्फ़ा प्लस पाई से 2 पाई V0 D अल्फ़ा। तो यहाँ से ये हो जाता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई। B0 क्या होता है अपना साइन अल्फ़ा D अल्फ़ा, सॉरी BM साइन अल्फ़ा D अल्फ़ा प्लस पाई से 2 पाई। आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0 इंटू D अल्फ़ा। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अपना क्या था, BM साइन अल्फ़ा। तो आउटपुट वोल्टेज भी अपना क्या आया था, BM साइन अल्फ़ा। ये कब आया था, जब अल्फ़ा 0 से पाई है, जब 0 से पाई है। तो हमने 0 से पाई में लिख दिया BM साइन अल्फ़ा एंड पाई से 2 पाई तक लिख दिया 0 टू अल्फ़ा। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये रिजल्ट आता है 0 से पाई BM
साइन एल्फ़ा डी एल्फ़ा प्लस 0। इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 बी एम एक कांस्टेंट राशि है तो हमने इसको बाहर ले लिया। साइन एल्फ़ा का अगर इंटीग्रेशन होता है तो ये होता है माइनस का कोस एल्फ़ा, लिमिट्स हैं इसकी 0 से पाई, और ये कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1/2 बी एम माइनस कोस पाई, लिमिट्स इसमें पुट करने पर माइनस माइनस प्लस कोस 0 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर ये आता है 1/2 बी एम कोस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो ये आ जाता है रिजल्ट बी एम अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से आ जाता है बी एम अपॉन पाई। अब चूँकि हमने इसमें आउटपुट डीसी करंट है, हमने जो वेवफॉर्म बनाई है ये आउटपुट डीसी करंट के लिए लिए, तो आई डी सी मतलब एवरेज वैल्यू, ये होती है अपना एवरेज वैल्यू। तो हम ये हमने जो लिखा है वो वोल्टेज के लिए है। अगर ये हम करंट के लिए लिखेंगे तो आउटपुट करंट के लिए अपने क्या आएगा, आई एम साइन, करंट के लिए आउटपुट क्या आएगा अपना आई एम साइन एल्फ़ा। तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, हम बी नोट की जगह यहाँ पर आई नोट लिखेंगे, बी नोट की जगह यहाँ पर सब जगह आई नोट यहाँ पर कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना आई एम साइन एल्फ़ा, इधर आई एम, बी एम की जगह हम यहाँ पर आई एम कर देंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, यहाँ से हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो डीसी आउटपुट है, डीसी आउटपुट करंट है, तो डीसी आउटपुट करंट हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी आती है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी आउटपुट करंट आती है अपनी आई एम अपॉन पाई, जो कि अपनी यहाँ पर है। तो आई एम अपॉन पाई बराबर आई डी सी, ये है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर।